नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के विषय में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 ने वर्ष 2010 में हुए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देशों द्वारा सहमत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जो रिपोर्ट है वो यूएनईपी, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और आईयूसीएन द्वारा नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, जो कि एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है, के समर्थन से जारी की जाती है। इसे 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन किया जाता है। संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों अर्थात अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर अर्थात OECM पर डेटा शामिल करने वाली श्रृंखला में यह रिपोर्ट पहली है। ओके, तो अब हम ये जान लेते हैं कि OECM किन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो OECM उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर इन सितु के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करते हैं। जैव विविधता संरक्षण के 2 तरीके होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, इन सितु और एक्स सितु। जब जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के अंतर्गत किया जाता है तो उसको इन सितु कहा जाता है, और उसके एग्जाम्पल्स हैं नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और फ्रेंड्स, एक्स सितु का अर्थ होता है जब जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ना करके मानव निर्मित किसी स्थान पर किया जाता है, उसे हम एक्स सितु कहते हैं। एक्स सितु के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें जू आ जाता है, सीड बैंक आ जाता है। एक्स सितु के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगा। आपको वो खुद याद करना है, ढूंढना है और अपने नोट्स में लिखना है, और कमेंट सेक्शन में भी आपको उसको लिखना है, ताकि आपकी नॉलेज जो शेयर आप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, उससे सभी को फायदा हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका नॉलेज तभी बढ़ता है जब आप अपनी नॉलेज को किसी और से शेयर करते हैं। इस रिपोर्ट का वर्ष 2020 का संस्करण आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट प्रदान करता है और भविष्य का मूल्यांकन करता है कि विश्व वर्ष 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे को अपनाने के लिए कहां तक तैयार है। आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 का उद्देश्य वर्ष 2020 तक 17% भूमि और अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र तथा इसके 10% तटीय जल एवं महासागरों का संरक्षण करना है। अब हम बात कर देते हैं इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के विषय में। तो सबसे पहले संरक्षित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 82% देशों और क्षेत्रों ने वर्ष 2010 से संरक्षित क्षेत्र तथा अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों अर्थात OECM के अपने हिस्से में वृद्धि की है। लगभग 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाले संरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ा गया है। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर अर्थात OECM में वृद्धि। चूंकि OECM पहली बार वर्ष 2019 में दर्ज किए गए थे, इसलिए इन क्षेत्रों ने वैश्विक नेटवर्क में 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर और जोड़ा है। केवल 5 देशों और क्षेत्रों तक सीमित होने के बावजूद OECM पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि वे कवरेज और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पिछले दशक में संरक्षित क्षेत्रों और OECM द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का 42% हिस्सा जोड़ा गया था। अब हम जान लेते हैं प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र के विषय में। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो स्थलीय, मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। औसतन इसका 62.6% या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्रों और OECM के साथ ओवरलैप की स्थिति में है। संरक्षित क्षेत्रों और OECM के भीतर प्रत्येक KVA का औसत प्रतिशत स्थल, जल और समुद्र के लिए क्रमशः 43.2%, 42.2% और 44.2% है। वर्ष 2010 के बाद से प्रत्येक मामले में 5% अंक या उससे कम की वृद्धि हुई है, जो समुद्री और तटीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी वृद्धि है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए चैलेंजेस के विषय में।
तो ये आकलन संरक्षित क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के केवल 18.29% के आधार पर किए गए हैं, जो कई मानकों को पूरा नहीं करते। संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम को परिदृश्यों तथा समुद्री परिदृश्यों एवं विकास क्षेत्रों में एकीकृत करना जैव विविधता की दृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत भूमि उपयोग और समुद्री स्थानिक योजना हेतु मापने योग्य लक्ष्यों की आवश्यकता है। प्रभावी संरक्षण में शासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम दोनों में विभिन्न प्रकार की जैसे सरकारी, निजी, स्वदेशी लोगों तथा स्थानीय समुदायों की शासन व्यवस्थाएं हो सकती हैं। संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के लिए शासन की विविधता तथा गुणवत्ता पर डेटा अभी भी कम है। नया मार्गदर्शन और बेहतर रिपोर्टिंग स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों तथा निजी अभिनेताओं सहित विविध समूहों के संरक्षण प्रयासों को बेहतर ढंग से पहचानने एवं समर्थन करने के लिए अवसर प्रदान कर सकती है। अब हम जान लेते हैं भारत में संरक्षित क्षेत्र के विषय में। संरक्षित क्षेत्र भूमि या समुद्र के वे क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता और सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों के संरक्षण के लिए सुरक्षा के कुछ मानक दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप तथा संसाधनों का दोहन सीमित है। भारत के पास 903 संरक्षित क्षेत्र का एक नेटवर्क है जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% कवर करता है। भारत में IUCN द्वारा परिभाषित निम्नलिखित प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित और संरक्षित वन, संरक्षण भंडार तथा सामुदायिक भंडार, निजी संरक्षित क्षेत्र। अच्छा, तो अब हम जैव विविधता पर सम्मेलन के विषय में बात कर लेते हैं। यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसे वर्ष 1993 में लागू किया गया था। भारत सहित लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं की है। CBD सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP के अंतर्गत संचालित है। यहाँ पर CBD का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस सम्मेलन का एक पूरक समझौता जिसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जो कि COP5 में वर्ष 2000 में अपनाया गया, के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों अर्थात LMO का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तरण और उपयोग सुनिश्चित करना है, जिनका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर LMO का फुल फॉर्म होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और अंतरण, प्रहस्तरण और उपयोग का अर्थ होता है सेफ ट्रांसफर, हैंडलिंग और यूज को सुनिश्चित करना। अब हम जान लेते हैं नागोया प्रोटोकॉल के विषय में। नागोया प्रोटोकॉल को आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा अर्थात एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन के लिए नागोया, जापान में अपनाया गया था। COP10 ने जैव विविधता को बचाने के लिए सभी देशों द्वारा कार्रवाई हेतु 10 वर्ष की रूपरेखा को भी अपनाया, जिसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2011 से 2020 के लिए जैव विविधता रणनीतिक योजना के रूप में जाना जाता है। इसने 20 लक्ष्यों का एक सेट प्रदान किया, जिसे सामूहिक रूप से जैव विविधता हेतु आईची लक्ष्य अर्थात आईची टारगेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।